ये हो गया generic type of industry दे दी है उसने, इंडस्ट्री की डेफिनेशन दे दी है 61 पेज पर है। चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 8 के बाद मुश्किल है, चैप्टर 8 के बाद सब मुश्किल है। चैप्टर 8 होपफुली चैप्टर 8 हमारा कल या परसों तक मैक्सिमम फाइंड अप हो जाए। ये मैं और इधर पहुंचा दूंगा। थोड़ा क्लोजर करो, ये तो इतनी गर्म हवा आती है ना उसमें। चलिए लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। हमारी इस चैप्टर के स्टार्ट में थोड़ा सा उसने आपको कस्टमर, मार्केट और इंडस्ट्री की डेफिनेशन दे दी कि ठीक है इंडस्ट्री क्या है, उसने कहा सप्लायर्स हैं, who produce similar goods and services। तो कंपनी ने इसमें क्या देखना है, पहले इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन करनी, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक स्पेस और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग को हम देख चुके हैं, और फिर उसके बाद अपनी मार्केटिंग और वो करनी है, जनरल रीडिंग आपने देख लेना है। फिर उसने कुछ हमें जेनेरिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज बता दी है। सबसे पहले नंबर 1 पर है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंट होता है पीस, छोटा। तो उसके कहते हैं ये इंडस्ट्री जो है ना वो ये छोटी छोटी चीजों पे, छोटे छोटे चंक्स में, जैसे आपके सैलून इंडस्ट्री होगी, कोई बहुत बड़ी हमारे पास कंपनी नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो छोटे छोटे आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने ड्राई क्लीनिंग दे दी, हेयर ड्रेसिंग दे दी, शू रिपेयर दे दी, तो इनकी कोई हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप या ब्रांड नहीं होता, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। लेकिन ये है, हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है इमर्जिंग इंडस्ट्री। इमर्जिंग इंडस्ट्री वो जो नहीं है, ये अपने इंट्रोडक्टरी फेजेस में, ठीक है, इमर्ज हो रही हैं। अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में अपनी राय नहीं कर सके। जो इनिशियल चीजें, या आप कह लें कि अग्रेसिव बायर होते हैं कि नहीं, पहली चीज जब भी मार्केट में आए, मेरे आए, वो ये चीजें जो है वो कर रहे होते हैं। ग्लोबल स्पेस ट्रेवल, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन अफ्रीका, या टाइटन, वो भी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री थी। सबमरीन्स में आप जा रहे हैं नीचे, ठीक है, चीजों को देख रहे हैं।
फिर आ जाता है मेच्योर इंडस्ट्री। नाम से जाहिर है ये स्टेबल है, मेच्योर हो चुकी है, एक मार्केट डिमांड कर चुकी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीजें हैं वो ऑलरेडी सेटल हो चुकी हैं। लाइफ साइकिल का ये कौन सा मॉडल फेज होगा? मेच्योरिटी फेज। इमर्जिंग, इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ फेज में आ रही होगी, ठीक है। फिर उसने कहा जी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। नाम भी जाहिर है, अब ये क्या कर रही है, ये डिक्लाइन हो रहा है, ये काम खत्म होता जा रहा है, ठीक है। जैसे आपकी बुक की पब्लिकेशंस खत्म होती जा रही हैं, लोग ऑनलाइन बुक, ऑनलाइन चीजों पे जा रहे हैं, ठीक है। देन कम्स ग्लोबल, जो ग्लोबली ऑपरेट कर रही है। माइक्रो प्रोसेसर को ले लें, गूगल को ले लें, फुटबॉल इंडस्ट्री को ले लें, ये क्या कर रही है, ग्लोबली जो है वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो कहीं थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि आप दो या दो से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर दें, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जेंस है ये इंडस्ट्री लेड भी हो सकती है और कस्टमर लेड भी हो सकती है। इंडस्ट्री लेड का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी, उनको फील हुआ कि नहीं अब हमें मिलके ना एक प्रोडक्ट में ये दोनों सारे फीचर्स जो है वो आ जाने चाहिए, वो इंडस्ट्री खुद सोच रही है, ठीक है। जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, ठीक है। अब ये किसी कस्टमर ने आइडिया नहीं दिया मुझे मोबाइल पे भी लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए या मूवी चाहिए अपनी चॉइस की, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन ने और जो मीडिया इंडस्ट्री है, उन दोनों ने देखा कि भाई हम अगर मिल जाए तो हम ये सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो आपने एक नया प्रोडक्ट, एक नई इंडस्ट्री जो है उसको सर्कुलेट इमर्ज किया, ठीक है। अब आप देखें कि उतना व्यूअर्स या स्पॉन्सरशिप जो चैनल्स हैं उनको टीवी से नहीं मिलते, जितने वो यूट्यूब पे अपनी वही ऑडियो या वीडियो रिलीज करके जो है वो लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें जो है, ठीक है, डिमांड लेड का मतलब है कि कस्टमर ने आइडिया दिया, कस्टमर को लगा यार ये सारी चीजें मुझे इकट्ठी मिल जाए ना तो अच्छी बात है, ठीक है। और सप्लाई लेड का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने खुद लिंक किया इन चीजों को, ठीक है। अब मोबाइल में कैमरा भी चाहिए था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे कैम स्कैनर भी दे दें, आपका जो लैपटॉप है वो भी इसमें इंटीग्रेट हो जाए, ईमेल हर चीज आ जाए, ठीक है। आपने एक फैसिलिटी दी, कस्टमर ने उससे ज्यादा डिमांड कर भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो अब वो चीजें भी वो आपने ऑफर करना शुरू कर दी। ये थोड़ी सी थेरी थी, लेकिन इस चैप्टर में है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो है वो हमसे पूछ सकता था। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम इंटरनल एनालिसिस चैप्टर 8। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लें, स्वॉट एनालिसिस। नोटपैड की तरफ पूरा काम से चलिए जी, आज है हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, दैट इज इंटरनल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट ले लें स्वॉट का। स्वॉट एनालिसिस को हम पोजीशन एनालिसिस भी कहते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मुझे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। फैक्टर हमें पता है काफी ह्यूज है, बहुत, आपने पूरा इकोनॉमिक कंट्री लेवल पर, समटाइम्स ग्लोबल लेवल पर आपने चीजें जो है वो उसको देखनी है। हमेशा इतना टाइम नहीं होता फैसला करने के लिए, तो एक हमारे पास क्विक अप्रोच है कि हम स्वॉट एनालिसिस कर लें, क्योंकि ये मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट को क्विकली जो है वो मुझे इवेल्युएट करके बता देता है। क्या है जी? स्ट्रेंथ, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी वीकनेस, डब्ल्यू ओ अपॉर्चुनिटी, और सी थ्रेट, ठीक है। ये दोनों इंटरनल है, ये दोनों एक्सटर्नल है, ठीक है। आपके कंपैटिटर, मार्केट में नई मशीनरी आई है, आपने उस मशीनरी को पहले ले लिया, स्ट्रेंथ वीकनेस होगी आपकी। आपकी स्ट्रेंथ होगी या वीकनेस होगी? स्ट्रेंथ होगी। वो मशीनरी आपके कंपैटिटर ने पहले ले ली, वीकनेस हो गई। आप भी क्यों प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे थे, आपके कंपैटिटर ने भी किया, लेकिन उसने आपसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। आपके R&D या मार्केटिंग, बल्कि R&D नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट है या उसका कंपैटिटर का? यानी कि ये मेरी वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है। आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय है आपके पास, आपकी स्ट्रेंथ है। मार्केट में जो एक स्पेशलिस्ट है वो आपके पास ही काम कर रहा है। आपने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए उनके पास, उनके पेटेंट राइट्स आपके पास हैं, ठीक है। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं, कॉपी राइट्स आपके पास है। उस कॉपीराइट के मुताबिक के लिए गवर्नमेंट लॉ चेंज कर रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं बाहर, बाहर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ठीक है। क्या होगी? वो आपके फेवर में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट पर बैन हटा रही है, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे टैक्स ज्यादा कर दिया, थ्रेट, ठीक है। इंपोर्ट का मटेरियल महंगा हो गया, लेकिन स्टिल आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं किया, इंटरनल है, वीकनेस है। यानी कि जब आप स्वॉट को ले रहे हैं ना, तो आपने देखना है, समटाइम्स तो ये आसान होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होती है कि ये पता नहीं इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो आपने पहला जो क्राइटेरिया रखना है वो तो डेफिनेटली रखना है इंटरनल और एक्सटर्नल का। नहीं समझ आ रही, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये फैक्टर कंट्रोलेबल है तो ये मेरा इंटरनल मामला है, ये फैक्टर अनकंट्रोलेबल है तो ये क्या होगा? एक्सटर्नल मामला होगा। तो आपने इन दो क्राइटेरियाज की बेसिस पर स्वॉट में जितने भी उसमें पॉइंट दिए होंगे वो आपने कर लेने हैं। अगर आपको एग्जाम में स्वॉट एनालिसिस आता है तो सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि पहले आप एक ऐसा क्रूसी फॉर्म बना लें, सारा डेटा पढ़ के जो उसकी स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर दें, ठीक है। और उसके बाद अब आप उसको लिखना शुरू करें। एग्जामिनर हमें इन्वायरमेंटल एनालिसिस कहेगा तो वैसे तो उसका मतलब होता है कि पेस्ट और पोर्टर 5 फोर्सेस दोनों आ रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा क्वेश्चन आपको आना नहीं है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस वी विल गो फॉर पेस्टल, ठीक है। इंडस्ट्री एनालिसिस पोर्टर्स 5 फोर्सेस, पोजीशन एनालिसिस व्हाट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि वो वर्ड से भी आपको हो सकता है वैसे क्लियर कट पूछना बताएं, लेकिन वो वर्ड आपको बताएगा कि आपको यहाँ पर क्या लेकर आना है, ठीक है जी। ओके जी, आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, आपका R&D बहुत स्ट्रांग है,
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ यहाँ पर आ गया R&D, ठीक है। आपके पास पेटेंट राइट्स हैं, स्ट्रेंथ। आपका जो कंपैटिटर है उसने एक्सपोर्ट मेडिसिन करना शुरू हो गई, वो मेडिसिन एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया या उसकी तरफ जा रहा है, वर्किंग कर रहा है, वीकनेस है। क्योंकि ये वीकनेस है, थ्रेट है, बाहर है। अब उसको तो नहीं रोक सकते, उसको तो नहीं रोक सकते। आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन स्लो कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट नहीं कर, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स है, टैक्स रेट लो कर दिया, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट से बैन हटा दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट हाई कर दिया, हाई कर दिया। थ्रेट होगा, इसमें थ्रेट वाली क्या बात होगी, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अब मुझे उसका इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल लॉज गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दिए, राइट है। अगर आप ओबेय नहीं करते, एक तो उनको ऑब्लाइज करने के लिए ऑब्वियसली कुछ रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपका कंपेटिटर जो है उसकी मशीन्स खराब हो गई, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, उसका कस्टमर टैकल कर सकते, कंपेटिटर पर कोई लॉ सूट हो गया, अपॉर्चुनिटी, और इसका ऑपोजिट हो गया तो थ्रेट है आपके लिए। तो इस तरह आपने क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी, चैप्टर 8 के एंड वाले क्वेश्चंस पर आए। जो पेज 125, ठीक है, हो गया। द राइटन सुपरमार्केट, ये पता नहीं क्यों नहीं एक्सपेंड हो रहा, इसी नहीं, राइटन कंपनी था। The Raitan Supermarket Group is the largest supermarket group in the country. In spite of a decline in total consumer spending in the national economy last year, spending in the supermarket sector pool increase and Raitan also increased market share. Raitan Supermarket Group क्या कह रहा है, उसने कहा जी लार्जेस्ट ग्रुप है, सुपरमार्केट ग्रुप है, ठीक है। टोटल इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग गिर रही है, लेकिन सुपरमार्केट सेक्टर में कंज्यूमर फिर भी स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से इनको भी एक अच्छा मार्केट शेयर मिल गया और मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया। इट्स over 20% of the market for food and drink shopping in the country percent in it. It is also enjoying, it has its own brand of fashion clothes, ठीक है। ये सिर्फ फूड नहीं बेच रहे, ड्रिंक्स नहीं बेच रहे, क्लोथिंग भी बेच रहे हैं और वो उनके अपने ब्रांड की बेच रहे हैं। और उसके बाद उसने कहा कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल गुड्स भी ये बेचते हैं। द ग्रुप हैज जस्ट अनाउंस्ड रिकॉर्ड
annual profit, and investors expect the growth in profitability to continue in spite of signs of weakness in the national economy. क्योंकि इसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा था, तो इसने एक अच्छा मुनाफा कमाया और उसका अनाउंस भी किया, और शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अभी भी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है. Rival supermarket groups have been attempting to regain lost market share. Two rival groups merged a year ago. Another competitor was acquired a few years ago by a major US supermarket group and is pursuing an aggressive competitive strategy. ठीक है, दो rival groups पहले merge हो गए. एक को अभी recently एक American company ने take over किया, और उसने क्या किया, aggressive competitive strategy. Aggressive का मतलब है कि आप जो भी मूव कर रहे हैं उसका बड़ा जो है वो नजर रख रहे हैं. Brighton success is due partly to its reputation for low prices and reasonable quality products and its efficient in-store services. इसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है? उसने कहा जी इसकी रिप्यूट अच्छी है, इसलिए लो प्राइसेस और अच्छी क्वालिटी गुड्स आप दे रहे हैं और एफिशिएंट इन-स्टोर सर्विसेज हैं. The group continues to acquire land and to purchase retail property with the intention of building more out-of-town stores and smaller in-town convenience stores. ग्रुप क्या कर रहा है? क्योंकि ग्रो कर रहा है तो इन्होंने और लैंड लिया. ठीक है, ये लैंड किस लिए ले रहे हैं? स्टोर्स बनाने के लिए डेफिनेटली. तो उन्होंने कहा कि जी आप क्या कर रहे हैं कि और लैंड ले रहे हैं. डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन आउटसाइड द कंट्री, लेकिन ये लोकल ही बेच रहे हैं, मुझसे बाहर इनका कोई चेन नहीं है. देयर इज सम कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग इट्स नियर मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट. और उसको ये भी डर है कि गवर्नमेंट शायद जो है वो इस पर बैन लगा दे फर्दर एक्विजिशन या स्पेंडिंग एक्सपेंशन पर. क्यों? क्योंकि 20% शेयर ऑलरेडी इसके पास है, और गवर्नमेंट को ये फियर है कि ये कहीं मोनोपोली की पोजीशन में नहीं हो जाए. आपने क्या करना है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस? ये तो जर्नल है. स्वॉट एनालिसिस हम क्यों करें? पोजीशन एनालिसिस के लिए, इंटरनल स्ट्रेंथ्स और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेसेस देखने के लिए. पार्ट बी में वो क्या कहते हैं? यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरी आउट अ स्वॉट एनालिसिस फॉर द ब्राइटन सुपरमार्केट ग्रुप. कर सकते हैं? इसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस मुझे बता सकते हैं? जी कोई स्ट्रेंथ नजर आ रही है राइट हैंड की? लो प्राइसेस. इनसे उसको मिल क्या रहा है? लो प्राइस, हाई मार्केट शेयर. तो स्ट्रेंथ क्या हुई? हाई मार्केट शेयर. हाई मार्केट शेयर, रिकॉर्ड्स. चलो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया. और लैंड परचेज किया किस लिए किया है? स्टोर्स के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन. इन स्टोर सर्विसेज एफिशिएंट है. हाँ जी. लो क्वालिटी नहीं, लो प्राइस है.
जी और क्या है? चलो वीकनेस क्या है? कोई अपॉर्चुनिटी है इसके पास? क्या करे? सॉरी, ग्रो कर रहा है, ठीक है। बाय का क्या है? आउटसाइड नहीं है हम्म ये आप बिल्कुल वीकनेस बना सकते हैं। आउटसाइड ऑपरेशंस नहीं है, ठीक है। चलो अपॉर्चुनिटी है तो इसके पास, ये वीकनेस में भी आ सकता है, इधर भी आप लिखो। तो अपॉर्चुनिटी में ऐसे नहीं लिखो कि नहीं है, कहेंगे कि बजा सकते हैं। ठीक है, और क्या अपॉर्चुनिटी है? मोनोपोली है, मोनोपोली तो खतरे। तो यानी कि मार्केट शेयर हो रहा है, इसने कहा कि एक्सपेंड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, अवेल कर रहे हैं ना, आप नहीं करेंगे तो कोई और ले लेगा, ठीक है। ओके जी, थ्रेट क्या है इसको? गवर्नमेंट बैन। कंपेटिटर का क्या एडवांटेज हो गया? दो मर्ज हो गए। अग्रेसिव कैसे करेंगे? अग्रेसिव तो उसने कहीं नहीं लिखा कि ये कर रहा है, यूएस वाला कर रहा है, ठीक है। वो तो कंपेटिटिव मर्जर में आ गया ना, या चले वो कॉम्पिटिटिव, वो अलग है। चलो जी, यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए वाली फर्म अग्रेसिव स्ट्रेटजीज को फेस करनी पड़ रही है। और कोई भी थ्रेट है? हम्म और कोई थ्रेट है? ठीक है, इतनी भी काफी है, लेकिन देखें कि उसने कहा कि शेयर होल्डर ज्यादा मांग रहे, शेयर होल्डर का दिमाग आसमान पे पहुंच गया हुआ है। ऑब्वियसली हर वक्त जब एक ये स्टेबिलिटी पे आ जाएगा तो इतना डिविडेंड या प्रॉफिट नहीं दे सकेगा, ठीक है। तो हायर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये भी थ्रेट है, कल को वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जब आपने एक टेबल बना लिया तो अब आप उसको इनराइटिंग दे दें कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, और जनरली आपने इसको कंक्लूड भी करना होगा कि स्ट्रेंथ ज्यादा है या किसको हम कैसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। AZ Group is one of the world's leading pharmaceutical companies. It can create 5 years ago. It was created 5 years ago by the merger of entity A with entity Z. The group's operations are based mainly in Western Europe and North America. The North American and market currently accounts for 40% of the world sale of pharmaceutical company. AZ Group क्या है? उसने कहा कि दुनिया की एक बड़ी pharmaceutical company है। कंपनी ए और डी ने मिल गई तो दोनों के रिसोर्स से मिल गई, एक बड़ी कंपनी होगी, ठीक है। उसने कहा कि ग्रुप के ऑपरेशन मेनली वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, दुनिया की जो 40% उसने कहा कि फार्मास्यूटिकल है वो नॉर्थ अमेरिका में ही बिक जाते हैं। In the past 2 or 3 years, AZ have been involved in clinical trials in countries in South America and Asia. पिछले 2-3 साल से वो कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे थे, यानी कि नई मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे, aimed at developing new medicinal drugs. These countries were selected because regulatory control over medical research are less stringent and than in US, Canada or Western Europe. क्यों select किया? क्योंकि यहाँ पर rules and regulations कम सख्त थे। The group has suffered some setback in the business in the past 12 months. क्या setback है जी?
उसने कहा there have been serious concern among the public and the medical professions about the safety of one of AZ's most successful drug, Carora, ठीक है, जो उसकी एक सक्सेसफुल ड्रग थी। इसका मतलब है कि मार्केट में लॉन्च थी, ये बेच रहा था, लेकिन अब लोग और मेडिकल प्रोफेशनल इसके बारे में स्केप्टिकल हो रहे हैं, उसके बारे में फिक्रमंद हो रहे हैं। A new drug developed by AZ failed to obtain regulatory approval. In the US, approval is needed from the national regulator before it can be sold in the market. एक नई इन्होंने मेडिसिन बनाई, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, लेकिन उसके बाद जब मार्केट में लॉन्च करने की बारी आई तो जो लोकल अथॉरिटी थी, ठीक है, जो अलाउ करती है मेडिसिन को लॉन्च करना, उसने उसको अलाउ नहीं किया। Another new drug AZ have been developed. Okay. Has been developing has had disappointing clinical trial. एक और मेडिसिन ये बना रहे हैं AZ, ठीक है, लेकिन उसके क्लिनिकल ट्रायल बहुत डिसअपॉइंटिंग में। तो इनको क्या करना है, they have to carry it out before testing an application to the national regulator for approval. तो उसको उस पर भी जो है वहां से भी एक सेटबैक जो इनको मिल रहा है। R&D spending account for a substantial portion of total annual expenditure of AZ Group and other pharmaceutical companies. उसने कहा कि R&D जो है इनका एक मेजर खर्चे वाला एरिया है, और सिर्फ ये नहीं, सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस पर ह्यूज एक्सपेंडिचर कर रही हैं। जी जरा इसको एक दफा पढ़ें और बताएं मुझे स्वॉट एनालिसिस इसका। चलिए जी, कोई स्ट्रेंथ नजर आ रही है? जी क्या ढूंढा? कोई स्ट्रेंथ है इसके पास? वो तो सबका है, इसका हिस्सा तो नहीं। चलो कोई वीकनेस है? वीकनेस क्या है? क्लिनिकल ट्रायल के बाद वो मेडिसिन अप्रूव नहीं हुई, ठीक है, और कॉस्ट ज्यादा लग रही है। जी कॉस्ट ज्यादा लग रही है इसमें कि नहीं? कॉस्ट ज्यादा लग रही है क्योंकि लेबर हाई है जिन मुल्कों में ये बना रहा है।
कोई अपॉर्चुनिटी या थ्रेट भी है इसके पास? वो जो आप पॉइंट बता रहे हैं वो यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केट ग्रो कर रही है तो उधर जाके और उधर बेचो, मार्केट शेयर एक्सटेंड करो। मार्केट शेयर सिर्फ सेल के लिए एक्सटेंड करना है? आपने एक अपॉर्चुनिटी बताई ना, मार्केट शेयर एक्सटेंड करो, तो क्या सिर्फ ये शेयर मार्केट शेयर के लिए एक्सटेंड करना है या कोई और रीजन भी है बाय जाने की? लेबर कॉस्ट सस्ती पड़ेगी? अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाएंगे तो लेबर कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, तो यानी कि अगर हम जाएं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस हो सकती है। कोई थ्रेट है इसको? हम्म। नहीं, पहले दोनों नहीं, एक को तो हमने ऊपर लिख लिया हुआ है। हम्म, वो तो हमने लिख लिया, क्लिनिकल फेलियर तीसरे वाला है। रेगुलेट वो क्लिनिकल फेलियर वैसे उसी में था, चले। रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। लेकिन पहले वाली तो अप्रूव्ड है जो लेट, उसे में नहीं, पहले वाले में कुछ और भी बता रहे हैं। कौन सी है नॉन सक्सेसफुल? कोरोना। तो इसका मतलब है कि पब्लिक कंसर्न एक मसला है, थ्रेट है। स्ट्रेंथ कोई है या नहीं? इसने आपको बताया कि इसका R&D बहुत अच्छा है, बताया क्वेश्चन में। ये तो 3 सेटबैक्स हो गए, लेकिन वो चल रही सक्सेसफुली, कंपनी चल रही है नहीं। हम्म। R&D अच्छा है तभी आप इतना हैवी अमाउंट उस पर स्पेंड कर रहे हैं ना। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग R&D डिपार्टमेंट। इसके बाद इसको पॉइंट में लिखना कोई मुश्किल काम है? हम्म। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे, इसको लिख के मुझे मेरे पास लेकर आएंगे कल क्लास में बैठ के। मेरे आने से पहले ये लिख लेना है आपने। चलिए, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 नाउ। उसका एक पार्ट तो वैसे हमने ऑलरेडी कर लिया।
अच्छा, इस चैप्टर में जो है हमने बेसिकली दो करने एनालिसिस, एक मेजर जो है हमारा स्वॉट है और साथ आता है रिसोर्स एनालिसिस, और एक हमारा इसमें पोर्टर साहब दोबारा आएंगे और हम पढ़ेंगे पोर्टर्स वैल्यू चेन। मेरे ख्याल है पहले हम वैल्यू चेन आज कवर कर लेते हैं, फिर हम दूसरे पे जाते हैं। वो रिपोर्टर ने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं एक्सटेंड हो रहा। पोर्टर ने ये कहा कि जी जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, वो हर एक्टिविटी जो है ना, इसको आपके एंड प्रोडक्ट में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी चाहिए। ठीक है, और ये जब सारी एक्टिविटीज की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू चेन बन जाती है। इस चेन को बनाने का मकसद क्या है बेसिकली, कि वो एक्टिविटीज जो इनएफिशिएंट हैं, जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो हाईलाइट होती जाती हैं और हम उनको एलिमिनेट करते जाते हैं। इससे मेरी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है ना, अननेसेसरी खर्चे हम जो है वो नहीं कर रहे। पोर्टली का अगर आप एक अच्छी वैल्यू चेन बनाना चाह रहे हैं तो ये आपका इंटरनल मामला भी है। ठीक है, पोर्टर वैल्यू चेन इंटरनल फोकस करती है आपके ऊपर। उसने कहा कि आप अपने अंदर 9 चीजों को, 9 फैक्टर्स को देखें, और इन फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो आप अपनी इंटरनल एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके इंटरनल प्रोसीजर्स, इंटरनल सिस्टम्स, इंटरनल ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट है। 5 इसमें प्राइमरी है फैक्टर्स और 4 सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। अगर हम देखें तो पोर्टर वैल्यू चेन के 2 हिस्से हैं। एक हमारी प्राइमरी वैल्यू चेन है, और एक हमारी सेकेंडरी वैल्यू चेन है। प्राइमरी में हम 5 फैक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं और सेकेंडरी में हम 4 पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी वैल्यू चेन क्या है, या इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो आ रहे हैं। सेकेंडरी वैल्यू चेन में सबसे पहले तो आ जाता है हमारा प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। परचेज करना, कोई चीज खरीदना। जो मेरा प्रोक्योरमेंट है, यहाँ से हम सिर्फ मटेरियल की बात नहीं कर रहे कि आपने सिर्फ मटेरियल खरीदे है। कंपनीज एसेट्स भी खरीदती है, मशीनरी भी खरीदती है, लैंड भी खरीदती है। तो पोर्टर ये कहता है कि आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, आपका प्रोसेस ऑपरेशन इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि ये अननेसेसरी चीजों को बीच में रूल आउट कर दे। मशीनरी लेनी है आपने, आपने बजट रखा, लेकिन आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने कंपेटिटर के मुकाबले में महंगी मशीनरी ली, क्या उसने एफिशिएंटली काम किया? वो आपकी स्ट्रेंथ होगी? स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि एक चीज जो मुझे सस्ते में मिल रही थी मैंने महंगे में ले ली। ठीक है, लेकिन वो मशीन अभी मार्केट में लॉन्च ही पहली दफा हुई है, प्राइस हाई होगी। अब आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसको हाई प्राइस पे लेता है तो ये एफिशिएंट है? क्यों? कंपेटिटर से पहले आप ले रहे हैं और आप उसका फायदा जो है वो उठा रहे हैं। तो पोर्टर ये कहते हैं कि जी प्रोक्योरमेंट में जो भी एक्टिविटी, यानी कि एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू बाय फॉर योर बिजनेस, इट शुड बी बॉट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। आपकी प्राइस हमेशा आपके कंपेटिटर के मुकाबले में कम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? तभी होगा जब आपने प्रॉपर प्रोसीजर्स, प्रॉपर रूल्स रखे होंगे और वो ऑब्जर्व हो रहे होंगे। फिर दूसरा फैक्टर जो पोर्टर वैल्यू चेन का है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट में पोर्टर ये कहता है कि जब भी आप टेक्नोलॉजी परचेज करें, इनके सिर्फ प्लांट की मशीनरी नहीं, कोई आपने सॉफ्टवेयर लेना है, ठीक है, तो आप कौन सा लेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। आप मैकेनाइज्ड पे जाएं, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन पे जाएं, तो ये आपकी प्रोसेसेस को ज्यादा बेहतर कर देगा। क्योंकि एक चीज अगर आप मैन मेड यानी कि बाय हैंड बना रहे हैं, तो उसमें हर 2 पीस बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन मशीन 2000 पीस भी बनाएगी तो वो एक जैसे बनाएगी, यानी कि आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो पोर्टर कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट देखें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी फैक्ट्री के लिए, आपके ऑफिस के लिए अवेलेबल है, उसको जो है वो आपने। थर्ड फैक्टर इसमें आ जाता है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किधर गया हमारा पेज? सारा शेयर कर लूं। चले नहीं, यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो प्रोडक्ट इनएक्टिवेशन दे रहा है, लेकिन इस पेज इसकी स्क्रीन मूव कर रही, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। माइकल पोर्टर कहता है कि जी आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज ने डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम जरूर करना है, लेकिन उनको लाने वाले कौन है? एचआर वाले लोग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स लेकर दे। क्योंकि अगर आपके पास जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो उतने ही अच्छे आपके दूसरे कैपिटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। अगर आप निकम्मे लोग भर्ती करेंगे तो वो अच्छे काम नहीं कर सकते। फिर जो फोर्थ सेकेंडरी फैक्टर है वो है हमारा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो आपकी हर चीज को सपोर्ट करे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छी एचआर को सपोर्ट कर रहा होगा तो अच्छे लोग लेकर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी पे स्पेंडिंग को सपोर्ट कर रहा होगा तो आपके आईटी वाले आपको मशवरे देंगे, भाई अब ये मशीनें ले लो, इसको ये सॉफ्टवेयर ले लो। इन फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपका प्रोक्योरमेंट वाला ध्यान से चीजें लेकर आएगा। तो पोर्टर कहते हैं कि जो ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो बहुत जरूरी है कि वो अपनी जगह पे काम कर रही हो और वो इफेक्टिव हो, ठीक है। ये जो 4 सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, ये जो हमारे 5 प्राइमरी फैक्टर्स हैं, उनको हासिल करने में, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में हमें काफी क्या करेंगे? मदद दे देंगे। पहला प्राइमरी फैक्टर है हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल से लेके उस मटेरियल को मेरे वेयर हाउस यानी कि फैक्ट्री के गोडाउन तक लाने के वाली जितनी एक्टिविटीज हैं, वो मिलकर मेरी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बनाते हैं। आपकी शिपमेंट टाइम पर आई, लेकिन जो आपका ट्रांसपोर्ट वाला था जिसने कराची से फैसलाबाद लेकर आना था माल को, वो ही रास्ते में सोया रहा, 3 दिन के बजाय 5 दिन में लेकर आया, आपके लिए फायदा है? हम्म। आपने ऑर्डर ही लेट प्लेस किया तो शिपमेंट भी लेट आई, यानी कि आई उतने टाइम पे जितना उसको चाहिए था, लेकिन आपने क्योंकि लेटर लेट ऑर्डर लेट प्लेस किया, वो आई लेट, तो आपका प्रोडक्शन उतने दिन सफर कर रहा है। तो पोर्टर ये कहता है कि जी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हर स्टेप यानी कि सोर्सिंग ऑफ मटेरियल,
आप इन्वेस्टिगेट करें, रिसर्च करें, डिफरेंट सप्लायर से कोटेशंस लें, प्राइसेस लें, उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल है, जिस रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, उस सप्लायर को अप्लाई करें। फिर लॉजिस्टिक्स के लिए बेस्ट पॉसिबल लॉजिस्टिक्स जो है वो लें, ताकि वो आपके कहीं भी टाइम गैप्स नहीं आए। जहां पर भी टाइम गैप्स आ रहे हैं, इसका मतलब है वहां हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और एक इस पूरे ओवरऑल थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये भी है कि जितने आपके साथ बिजनेस पार्टनर इन्वॉल्व हैं, उनको अहमियत समझाएं कि इसको इस वक्त पहुंचना क्यों जरूरी है। इसके बाद आ जाता है जी आपका वेयर हाउस में मेरी चीजें आ गई, वेयर हाउस में कैसे रखना है, कितनी क्वांटिटी, ये सब चीजें हम डिटरमिन कर चुके हैं। अब आ जाते हैं आपके ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब है कि अब आपने वेयर हाउस से उस मटेरियल को फैक्ट्री में मंगवाया और आप जो भी चीज बना रहे हैं वो आप बना रहे हैं। अगर आपके प्रोसेसेस या कंट्रोल मेजर्स अच्छे नहीं है तो वेस्टेज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। रीवर्क वाले यूनिट ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि पोर्टर कहता है कि जी आपके जितने भी ऑपरेशन प्रोसीजर स्टैंडर्डाइजेशन हैं, वो इतने इफेक्टिव और इन कंट्रोल होने चाहिए कि वो आपके आउटपुट में से वेस्टेज को मिनिमाइज करे, रीवर्क की कॉस्ट को मिनिमाइज करे। अगर एक्चुअली ऐसा हो रहा है तो वो वैल्यू चेन में वैल्यू ऐड करें, अदरवाइज वो वैल्यू ऐड नहीं करे। तीसरा उसने कहा कि जी आ जाता है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक। रॉ मटेरियल फिनिश गुड की शक्ल में बन गया, वहां से ये आपके स्टोर रूम गोडाउन में आ गया। अब आगे क्या जाना है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू। ठीक ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके जाएंगे। अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कितना आपका माल उठाएगा, कितने आउटलेट्स पे लेके जाएगा, कितने दिनों में वो आपकी चीजें सेल करेगा, ये सब चीजें आपने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में जो है वो देखनी है। कस्टमर के प्रेमिसेस तक मुझे प्रोडक्ट कैसे पहुंचाकर आना है। इसके बाद आ जाता है जी आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग में हमारा फोकस होगा 4 P's पर। ठीक है, वो 4 P's क्या है? हमें पता है, प्राइस। ठीक है, प्राइस बहुत महंगा बेच देना। ठीक है, प्राइस जब हम फिक्स कर रहे हैं तो हमने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों फैक्टर्स को माइंड में रखना है कि मेरी कंपनी की गुडविल क्या है, प्रोडक्ट की जरूरत क्या है कस्टमर को, और उसके मुताबिक हमने जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस करनी है। फिर हमें पता है कि दूसरा पी क्या है इसका? प्रोडक्ट इटसेल्फ। आपका प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, उनको एफिशिएंटली सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने उसको भी देखना है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कहाँ होनी चाहिए, यानी कि फोर्थ थर्ड में देखें तो प्लेस, इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ होनी चाहिए, किस किस जगह पे प्रोडक्ट को बिकना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत है लेकिन आपका प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर किसी दूसरी चीज को ले लेगा, हो सकता है वो उसको ज्यादा पसंद आ जाए। देखिए, हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब तक हमने ट्राई नहीं ना किया तो हम रिजेक्ट करते, नहीं मैंने नहीं कभी खाया। समहाउ हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, हम टेस्ट करें तो लगता नहीं यार ये तो ज्यादा अच्छी है जो हम मुझसे कह रहे थे। इसीलिए आप देखें कि जो न्यूज़पेपर है या इवन ये कोल्ड ड्रिंक्स वाले, आप क्या है, वेंडिंग मशीन इवन आपको क्लब तो सोसाइटीज में भी मिल जाते हैं कि भाई और कहीं ने जाना, हम यहाँ पे आउटलेट नहीं खोल सकते, ये वेंडिंग मशीन हमें रख दी कि आपने हमारा ही प्रोडक्ट जो है वो यूटिलाइज करना है। प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, और 5वां P क्या है? प्रमोशन। चौथा, सॉरी, प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट कहाँ करनी है, कितनी करनी है, किस जगह करनी है, कौन से फैक्टर को ऐड करना है, क्योंकि जब हम प्रमोशन कर रहे हैं तो हमारे प्रोपोर्शन के डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। एक तो ये कि हमने मैसेज में वही चीजें देते जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। दूसरा क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट है, दूसरों से मुख्तलिफ है, हम उस चीज को हाईलाइट। तीसरा क्या हो सकता है कि आप सबके लिए बना ही नहीं रहे, आपने नीश मार्केट में चले गए, तो आप प्रमोशन उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे कि आप कहाँ पर क्या चीज जो है वो सेल करने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में 4 है कि 5 है? पीस, 4 P's ही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेल्स वाला आ गया। सेल्स कौन है? जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को एंड कस्टमर को सेल कर रहा है। तो आपका सेल्स स्टाफ भी ट्रेंड होना चाहिए।
ट्रेन सेल्स स्टाफ क्या करेगा, एक तो उसको प्रोडक्ट के सही फीचर्स पता होंगे, तो वो कस्टमर की नीड को सही प्रोडक्ट मॉडल से मैच कर सकेगा। और अगर समटाइम्स यू डू नॉट हैव दैट फीचर्स, तो वो उसको गलत गाइड नहीं करे, क्योंकि गलत गाइड करेंगे तो वो कस्टमर भी लूज होगा और आपकी रेपो भी जो है वो लूज होगी। और उसके बाद आ जाता है इसमें सर्विसेज। सर्विसेज जो है ये हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। ठीक है, इसमें गारंटीज भी आ जाएंगी, वारंटीज भी आ जाएंगी, इंस्टॉलेशन भी आ जाएगी, आपका कस्टमर सर्विस सेंटर भी आ जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए हम इंस्टॉलेशन नहीं करनी, हमने घर लाए यूज कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एसी भी खरीदें और दुकानदार के लिए भाई ले जाएं, पैसे दें ले जाएं, तो घर आते के एसी चल जाएगा? क्या आप खुद इसको इंस्टॉल कर लेंगे? तो इसका मतलब है कि वो कंपनी जो मुझे इसकी इंस्टॉलेशन भी साथ ऑफर करेगी वो ज्यादा सक्सेसफुल होगी कस्टमर की नजर में, क्योंकि उसके बगैर कस्टमर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। अदरवाइज तो फ्रस्ट्रेट ही होगा ना, भाई ये इसने बताया नहीं कि तुम तो खुद जाकर नहीं लगेगा, आपको एक बंदा चाहिए। तो अक्सर हम क्या कहते हैं, या तुम उस वक्त बताते हम साथ ले जाते, ठीक है, या उसके हाथ ही तुम ये चीज जो है वो भेज दो। तो ये क्या है, ये पोर्टर्स की 5 फोर्सेस हैं, सॉरी वैल्यू चेन है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आपके सर्विसेज, ये 5 प्राइमरी वैल्यू चेन के आइटम्स हैं। आपका फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, आपका आपकी आईटी, और क्या रह गया, प्रोक्योरमेंट, ये 4 आपके सेकेंडरी हैं। लेकिन ये देखें कि ये प्राइमरी फैक्टर उन्हीं पे डिपेंडेंट है। सोर्सिंग ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट ने करनी है ना, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही निकम्मा होगा तो मटेरियल भी निकम्मा आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन मशीनरी की किसने मेंटेनेंस और एफिशिएंट मशीनरी किसने देखनी है, आईटी वाले ने रेफर करनी है, वही डिपार्टमेंट थका हुआ है तो उसका असर यहाँ पर भी होगा। आपका फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिसीजन मेकिंग को फ्लरिश नहीं कर रहा, तो आपके लिए मार्केटिंग डिसीजन लेना आसान हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये जो आपके 4 सेकेंडरी फैक्टर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं आपके प्राइमरी फैक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। उसने कहा कि इनके बगैर प्राइमरी फैक्टर्स अपना 100% जो है वो नहीं दे सकते। फाइनेंस वाला फाइनेंस मैनेजमेंट ही नहीं अच्छा करेगा तो आपके लिए बाकी चीजों के लिए पैसे होंगे? कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें? नहीं आ रहा। आपने सारा मशीनरी सब डील कर ली, फाइनेंस वाले ने टाइमली पैसे नहीं रिलीज किए, कंपनी के लिए अच्छा हो जाएगा बुरा हो जाएगा? तो इन ये इंटरलिंक साइड बाय साइड जो है वो चल रही है, ठीक है। अब आपने वैल्यू ऐड करनी कैसे है, यानी कि अगर हम वैल्यू वर्ड वैल्यू को देखें तो ये होते हैं समथिंग समथिंग एडिशनल, कोई ऐसी चीज जो आपके कस्टमर की नजर में आपके प्रोडक्ट की अहमियत को ज्यादा करे, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल कैसे बनाएं? एक पर्सन जिसकी आई साइट बिल्कुल ठीक है, आप उसको ग्लासेस ऑफर कर रहे हो, चल यार 5,000 की तो 500 में ले जा, वो लेके जाएगा? वो कहेगा भाई मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों ले जाऊं, मैं 500 भी क्यों खर्चूं? ऐसा ही है। कोई ऐसा तो नहीं है आप तीनों में से जो ले लेगा? लेके ज्यादा के बेचे, हाँ अगर इतने तुम्हारे में बिजनेस कट्स हैं तो बिल्कुल ले ले, नॉर्मली तो नहीं लेंगे। तो जब आप प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आपने कुछ चीजें देखनी है। आपने वैल्यू ऐड करने के लिए पहले तो देखना है कि मेरा कस्टमर है कौन, ठीक है, वो मेरे प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स को वैल्यू कर रहा है। अब देखिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट लाते हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज दे रहा होते हैं, फीचर्स होते हैं, लेकिन कोई एक फीचर या 2 फीचर होते हैं, भाई ये ना होता तो मैं ये प्रोडक्ट ना लेता। मोबाइल में कैमरा ना हो, हम्म नहीं लेंगे, ठीक है। चलो जेन्युइन आंसर दे दिया, ये नहीं कहा कि ले लेते, कोई भी नहीं लेता, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल हो गया ना। अब वो कंपनी आपसे कहे कि नहीं देखो हम इसको लेट्स सपोज वो कहे जी हम एप्पल से भी अच्छा सॉफ्टवेयर आपको इसमें दे रहे हैं, स्टिल स्टिल नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई इसके बगैर तो जिंदगी हमारी नहीं चलती, ठीक है।
फिर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं बाय मार्केट सेगमेंटेशन। एक जगह उस चीज की वैल्यू नहीं थी लेकिन दूसरी जगह बहुत वैल्यू थी। तो आप मार्केट सेगमेंटेशन के जरिए भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट जो दुनिया में पुराने हो जाते हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नए इंट्रोड्यूस होते हैं और बड़ी अच्छे मार्केट ग्रोथ भी देखते हैं, वहां पर वो नहीं चले। ठीक है, जो मॉडल्स बाहर बंद हो जाते हैं हमारे यहाँ वो सस्ते होकर सेल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मार्केट के जरिए भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हो, यानी कि एज सच आपने कुछ नया ऐड नहीं किया, आपने मार्केट चेंज की लेकिन वहां के कस्टमर के लिए वो वर्थ वाइल चीज थी। सिमिलरली आप प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बाय प्रमोटिंग योर ब्रांड नेम भी ऐड कर सकते हैं उसमें। आपके ब्रांड के अम्ब्रेला में जो चीज आ गई, कस्टमर का उस पर ट्रस्ट है। फ्रेंचाइजीज इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है ना, और ब्रांड्स भी क्या इंश्योर करते हैं कि भाई आपने फ्रेंचाइज ली है तो आप एटलीस्ट हमारे करीब तरीन स्टैंडर्ड्स जो है वो आप करें, नहीं तो एग्जैक्टली उतने ही करें जो हम डिमांड करें। जितनी वेरिएशन होती रहेगी उतना ही कस्टमर असर ब्रांड से उसको जो है वो डिसएसोसिएट करता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप वैल्यू कैसे कर सकते हैं? रिलायबल सर्विसेज देके। आपने को गारंटी वारंटी दी है, वो चीज खराब होगी आप उसको करें, नहीं भी है तो आपने कहा जी ये हमारा कस्टमर सर्विसेज डेस्क है, ये यूएन नंबर है, जाएं कॉल करें, हमारा कस्टमर आएगा आपसे अपनी विजिट फी चार्ज करेगा, लेकिन जो आप बाजार से मैकेनिक लेके आएंगे उससे ये अच्छा आपको सर्व करेगा। ठीक है, आप भी देख लें कि घरों में अगर आपने कोई कंपनी की चीज ली होती है तो हमारी कोशिश होती है खराब हो जाए तो उसी को ले आए। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है कि भाई इनका है तो इसको आता होगा, उसको बेशक आता ना हो लेकिन एक कंपनी के नाम का उस पे जो है वो हमें ट्रस्ट होता है। तो आप इन 5 चीजों से क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप जो है वो कस्टमर की नीड एंड वांट्स के मुताबिक प्रोडक्ट डिजाइन करें। ठीक है, आप मार्केट उसमें ऐसे फीचर्स दें जो कस्टमर प्रेफर कर रहा है। मार्केट सेगमेंटेशन में चले जाएं। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है जिस सेगमेंट को उस प्रोडक्ट में जो चीज चाहिए आप वो ऑफर कर दें। ठीक है, प्रमोशन करें, अपने ब्रांड नेम के अंदर उसको ले जाएं, या आप रिलायबल सर्विसेज दे दें, आफ्टर सेल सर्विसेज। सर्विसेज के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे तो वो क्या करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, एंड दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो उस पर कायम हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है कुछ चीजें? क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखें, तो ये आपको एक ग्राफ सा नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये आपको एक ग्राफ से नजर आ रहा है ऑन पेज नंबर 112। ये एक पूरा ओवरऑल लिंकेज बता रहा है कि आप वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, पेंसिल ही नहीं लिख रही। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है आपका हाई लेवल पर स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो भी बनाएगा, स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो हर वो पॉलिसी बनाएगा दैट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू फॉर द कस्टमर। ठीक है, वहां पर प्रेफरेंस कस्टमर को रिटेन करनी, हर पॉलिसी उस पर बनेगी। जब आप क्या करेंगे, क्यों कस्टमर को रिटेन करना क्यों जरूरी है? उसने कहा कि जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से चल रही है, और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का मकसद क्या है? शेयर वेल्थ इंक्रीज करना, शेयर होल्डर को डिविडेंड या प्रॉफिट देना, ऐसा ही है। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी से पैसे किधर आएंगे? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या करेगी? क्रिएट वैल्यू फॉर फ्यूचर करेगी। आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, नई मार्केट्स में जा रहे हैं, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करके आ रहे हैं, तो आपकी जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होगी। कस्टमर के नजदीक वैल्यू हो रही है ना भाई, इसमें नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, ये हमेशा लेटेस्ट
जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करता है। तो उसने कहा कि ये सारा साइकिल जो है वो चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, किस चीज के? कस्टमर को खुश रखने के। कस्टमर खुश होगा तो पैसा आएगा, पैसे से फाइनेंस वाला क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करेगा और शेयर होल्डर्स को भी जो है उनके भी जो ख्वाहिशात हैं उसको भी वो पूरा करेगा। ठीक है, ये है आपकी वैल्यू चेन। एक इस पर क्वेश्चन करते हैं। कोई नहीं, टाइम हो गया। चलो ये क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं। What's the coffee hub is newly established chain offering gourmet blend coffee in a variety of flavors in the state-of-the-art customer-friendly coffee houses. Coffee house है TCH, ठीक है। It imports the high quality of coffee beans from suppliers around the globe. Besides on operated coffee houses, it has issued operating licenses to other stores as well. इसके अपने coffee houses भी हैं और franchises भी हैं। TCH also offers packet coffee to online customer. Online customer को भी ये cater कर रही है। Required care list the activities to be carried out by TCH in respect of its primary value chain and classification by port. Primary value chain में सबसे पहले क्या आता है मेरा? Inbound logistics. Inbound logistics में इन्होंने क्या मटेरियल खरीदना है? कॉफी वाला क्या खरीदेगा? कॉफी बीन्स, अच्छे बुरे। प्रोक्योरमेंट क्या करे? अच्छे कॉफी बीन्स लेके आए। फिर कॉफी तो ऑपरेशन में बननी है, अभी इनबाउंड है। कॉफी को फैक्ट्री तक पहुंचाओ, खरीद लिए ना, फैक्ट्री तक पहुंचाओ, सप्लाई चेन बनाए, ट्रांसपोर्टेशन वाले के साथ एग्रीमेंट करें, जो भी करना है। स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, पहुंच गया वेयर हाउस में। अब ऑपरेशन, ऑपरेशंस में क्या करना है? कॉफी बनानी है, कैसे बनानी? पानी डाल देना है। रोस्ट करते हैं ना आप, बनी बनाई कॉफी तो नहीं ले देना। जार में बनी बनाई कॉफी तो नहीं आती। तो ये आपको आइडिया क्या करता है? कॉफी बीन रोस्ट होते हैं, जला देने। ठीक है, तो जो आपके रोस्टिंग मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, वो एफिशिएंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी टेस्ट होनी चाहिए कोई। पैकिंग कैसी होनी चाहिए? अच्छी किस सेंस में अच्छी होनी चाहिए? कॉफी गर्म, ठीक है, ऑनलाइन वालों को गर्म रहे। और जो दूसरी है, खराब ना हो, इनके पैकिंग सील्ड होनी चाहिए, इतनी अच्छी हो कि क्वालिटी ऑफ कॉफी इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, आउटबाउंड कॉफी तैयार होगी। डिलीवरी करनी है किसको? ऑनलाइन कस्टमर को सिर्फ? फिजिकल भी, अपने रेस्टोरेंट्स पे भी और फ्रेंचाइजीज में। मार्केटिंग एंड सेल्स, एडवर्टीजमेंट आप किधर करेंगे? कौन कौन से मीडिया यूज कर सकते हैं? सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, ये आपके एडवर्टाइजमेंट पे जो जनरल टेलीविजन वगैरह है। ठीक है, और सर्विसेज में क्या देंगे? जाके कॉफी बना के देके आएंगे, क्या करेंगे? कॉफी जब जा रहे हैं अगर रेस्टोरेंट में, तो एफिशिएंटली सर्व करो। घर में गई है तो ऑनलाइन आपने बेच दी है, उसमें सर्विसेज चाहिए, रिलायबिलिटी तो चाहिए ना। टाइम ड्यूरेशन जितनी आपने दी है उसमें कस्टमर का फीडबैक लें, इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो ये जेनेरिक आपका पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल था, जिसमें हमने पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल था, जिसमें हमने पोर्टर वैल्यू चेन भी देखा। वैल्यू चेन किन किन एलिमेंट्स पर आप बना सकते हैं एंड हाउ यू कैन ऐड वैल्यू, हमने वो भी देखी। फिर हमने वैल्यू की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में भी इम्पोर्टेंस देखी क्या है, और उसका हमने यूज भी देखा कि हम कैसी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।